भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी एक ऐसा संस्थान है जहां प्रवेश पाने का सपना हर उस विद्यार्थी का है जो इंजीनियर बनना चाहता है। आईआईटी भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक संस्थान है। प्रथम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना खड़गपुर में 1951 में हुई थी। आईआईटी भारत की मुख्य शिक्षण संस्थानों में से एक है। ये केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अग्रणी संस्थाओं में आता है। आईआईटी की परीक्षा स्नातक स्तर पर प्रवेश के लिए ली जाती है और ये परीक्षा बहुत ही कठिन होती है। इसके अंदर कुल 23 संस्थान हैं जो देश के विभिन्न राज्यों में स्थित हैं। वैसे तो प्रत्येक आईआईटी इंस्टीट्यूट अपने आप में ऑटोनोमस है, पर ये एक दूसरे से आईआईटी काउंसिल से जुड़े हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री आईआईटी काउंसिल का अध्यक्ष होता है। आईआईटी में फिलहाल 11,279 सीट हैं और प्रत्येक वर्ष लाखों विद्यार्थी इसमें दाखिले के लिए आवेदन करते हैं। कठिन परिश्रम और अथक प्रयास से ही यहाँ एडमिशन मिलता है। आईआईटी से पढ़ाई कर बीटेक की डिग्री पाना कितना सम्मानजनक है, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि केवल आईआईटी में दाखिले के लिए देश भर में हजारों कोचिंग संस्थान खुले हैं, जहां हर वर्ष लाखों एस्पिरेंट्स एडमिशन लेते हैं इस उम्मीद से कि उनका चयन आईआईटी में हो जाए। इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ से पास हुए विद्यार्थी जिन्होंने न केवल देश बल्कि पूरे विश्व में अपनी सफलता का परचम लहराया है और देश का नाम भी ऊंचा किया है। रितेश बिहार के एक छोटे से शहर छपरा के रहने वाले हैं और 2008 में आईआईटी जी के प्रवेश पत्र में चयनित होने के बाद दिल्ली आए। आईआईटी दिल्ली से बीटेक करने के बाद बॉश आर&डी में एक वरिष्ठ इंजीनियर के रूप में शामिल हुए और इस प्रक्रिया में 2 पेटेंट अर्जित किए। वो 1 साल के बाद बॉश के बिजनेस डेवलपमेंट की सुविधा पर चले गए और परिस्थिति को समझने में 6 महीने लगाए। कॉलेज के दौरान उन्होंने भारत और विदेशों में विश्वविद्यालय द्वारा विकसित शिक्षा प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक एनजीओ सरस शुरू किया। ये सरस के साथ काम करने में बिताया गया समय था जो उन्हें एक एनजीओ अवंती में शामिल होने का मौका मिला, जो निम्न आय वाले हाई स्कूल के छात्रों को एक विश्व स्तरीय विज्ञान और गणित की शिक्षा प्रदान करता है। 2014 में रितेश ने अपने सहपाठी और आईआईटी दिल्ली के दोस्त अक्षत गोयल के साथ इकोवेशन की शुरुआत की। रितेश इकोवेशन के लिए लक्ष्य भेदी रणनीति का प्रबंधन करते हैं। बच्चों, आज हमारे बीच मौजूद हैं दिल्ली आईआईटी के छात्र जिन्होंने वहीं से पढ़ाई की, वहीं से उन्होंने बीटेक किया। वो है इंजीनियर रितेश सिंह। आपके बीच वो आ रहे हैं आपसे बातचीत करने के लिए और आपकी ओर से मैं सवाल पूछना चाहूंगी कि रितेश, आपके मन में इंजीनियर बनने का ख्याल कब आया? आप किस समय सोचे कि आपको इंजीनियर बनना ही चाहिए? मैम, बेसिकली मेरे कंडीशन में ऐसा था कि मेरी स्कूलिंग के समय की आपको कहानी बताऊं तो स्कूल में कभी इस तरीके का कुछ तय नहीं था और मैं उस तरीके का छात्र था जिसका रिकॉर्ड बहुत ही खराब था पढ़ाई में।
6th 7th 8th में लगातार 3 सब्जेक्ट में मैं फेल हुआ था, तीनों साल एक एक सब्जेक्ट में फेल हुआ था, और लगभग 40-50% नंबर आते थे। Okay. कुछ इस तरीके का कंडीशन था। मगर जैसा कि हर फैमिली में होता है, तो मतलब जिस तरीके की परिस्थिति होती है, परिवार भी आपसे उम्मीद करता है कि आप पढ़िए और कुछ आगे बढ़िए। और स्पेशली इंडियन फैमिली में ये चीज बहुत कॉमन है कि पढ़ाई पे ही डिपेंडेंसी होती है, क्योंकि भारत में ये चीज तो मानी है कि जो सबसे आसान तरीका है एक सक्सेसफुल लाइफ बनाने का, वो शिक्षा आपको देती है। अगर क्रिकेट के माध्यम से अगर हम लोग सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो जानते हैं कि सिर्फ 11 ही प्लेयर हैं जो भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल हो सकते हैं, और संघर्ष बहुत कठिन है। अगर हम लोग पढ़ाई के थ्रू हैं तो बहुत सारा माध्यम है, इंजीनियरिंग है, डॉक्टर है, लॉ है, बहुत सारे आर्मी और बहुत तरीके के सेक्टर्स हैं जहां हम लोग जा सकते हैं। तो लगभग 10वीं में परिवार की परिस्थिति कुछ ऐसी हुई जहां हम लोगों ने अपने फैमिली में अपने फादर को खो दिया, और तब सोर्स ऑफ इनकम घर में बिल्कुल जीरो था। और वो एक समय था जब मेरी मम्मी जो है वो ऐसा कहीं कि इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर लो, और मैंने भी आसपास देखा कि जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर लेते हैं उनको अच्छी नौकरी मिल जाती है। तो ये एक प्रेरणा स्रोत था मेरे लिए कि इस तरीके से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करी जाए, जहां कुछ कमा करके हम लोग ऐसे घर में फैमिली में कंट्रीब्यूट करेंगे और एक स्टेबल लाइफ जी पाएंगे। तो वो एक समय था जब मैंने डिसाइड किया कि इंजीनियरिंग करते हैं और उसकी तैयारी शुरू करते हैं, और तब से थोड़ी सिंसियरिटी मेरी पढ़ाई में भी आई, जिसका परिणाम रिजल्ट्स में भी दिखा था। आपने जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने की सोची, बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रहे हैं आप, तो कोई प्रेरणा स्रोत या फिर घर में कोई इंजीनियर था क्या? बिल्कुल मैम। तो जैसे इंजीनियरिंग की बात आती थी, मेरे पापा पीएचडी किए थे आईआईटी कानपुर से, और वो हमेशा ये चर्चा करते रहते थे कि आईआईटी में लाइफ कैसा होता है, कितना अच्छा होता है, कितने सही प्रोफेसर्स होते हैं, कितना बढ़िया पढ़ने का माहौल होता है। और उसके बाद फिर मेरे बड़े पापा के लड़के थे, उन्होंने इंजीनियरिंग करी, आसपास के कुछ भैया वगैरह थे छपरा में जिन्होंने इंजीनियरिंग करी थी। तो वो एक पार्ट था। और दूसरा, उस बात के बाद हम लोग थोड़े उदंड छात्रों में थे, तो हमेशा हम लोगों को ये हाई स्पीड कार, हाई रॉकेट, ये सब कुछ हमेशा फैसिनेटिंग लगता था कि ये है क्या और बनता कैसे है। और बाद में जब सवाल जवाब किए गए तो पता चला कि ये सब इंजीनियर ही बनाते हैं। तो इसलिए मेरा और भी इंटरेस्ट बढ़ने लगा कि मेरा कारों की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव था। तो उस हिसाब से मुझे लगा कि पक्का इंजीनियरिंग किया जाए, ताकि इस तरीके का मतलब खेल कूद वाला माहौल भी रहेगा और इस तरीके की टेक्नोलॉजी बनाने का भी मौका मिलेगा। तो वो एक बहुत बड़ा इंक्लिनेशन था। एक तो पापा के पीएचडी लाइफ की आईआईटी कानपुर की कहानियां, और दूसरा जो इस तरीके के टेक्निकल जो इंजीनियरिंग वाले प्रोडक्ट के जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो एक बड़ा प्रेरणा का स्रोत है, जिसके की तरह काम किया, वो कैटलिस्ट की तरह काम किया। राइट। तो आप उस समय किस उम्र में थे, किस कक्षा में थे जब आपने बिल्कुल ठान लिया कि अब तो इंजीनियर ही बनना है? ना, वो 10th क्लास था जब बिल्कुल हम डिटरमिन हो गए थे कि इंजीनियरिंग की तरफ जाना है। और उस समय हम लोग कुछ अपने ग्रुप था हम लोगों का, दोस्तों का, जो सब लोगों ने डिस्कशन किया और सब ऐसे निर्णय लिए कि भाई इंजीनियरिंग ही करना है हम लोगों को। और उस समय हम छपरा में ही पढ़ाई करते थे, स्कूलिंग मेरी छपरा में ही हुई है, तो छपरा में ही थे उस समय हम, और तब ठान लिए थे कि इंजीनियरिंग ही करना है। तो छपरा के छोटे से शहर में मुझे लगता है कि आपको बहुत कंफ्यूजन होता होगा कि आगे कैसे करें। आप सीरियस तो हो गए थे कक्षा 10वीं में आते आते। जैसे छात्रों में जो भी इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, तो उनके मन में ये बहुत प्रचलित है कि कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या फिर कोटा जैसे जगह में जाना चाहिए। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैम, पॉइंट ये है यहाँ पे, मतलब मेरे केस में स्पेशली मैं थोड़ा फॉर्चुनेट था, क्योंकि मेरी जो सबसे बड़ी बहन है वो कोटा में थी, क्योंकि मेरे जिया जी जो हैं वहां पे कोटा थर्मल पावर प्लांट में इंजीनियर थे। तो मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये था कि क्योंकि वो लोग वहां पे हैं, मेरे लिए आसान था वहां पे जाके रह करके तैयारी करना। तो 10th के बाद मैं कोटा चला गया था और मैंने इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कोटा में ही रह के किया था। और बट मेरे साथ एडवांटेज ये था कि मेरे लिए मेरी दीदी हमसे लगभग 16 साल बड़ी हैं, तो मेरे लिए बिल्कुल पेरेंट्स की तरह थी, जो देखभाल करती थी, एक गाइडेंस था, एक आई था जो मतलब 10वीं के बाद बच्चों को चाहिए होता है। और इसलिए मेरे लिए वो फॉर्चुनेट केस था। अगर ओवरऑल मैम अगर पूछा जाए कि क्या किस तरीके का मेरा व्यू है,
स्पेशली मैम 11th और 12th में जब हम लोग जेई का प्रिपरेशन करते हैं, उस समय ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि पढ़ाई पे फोकस हो और जो दूसरे डाइवर्जेंस हैं उधर हम लोग ना भटक जाएं। अगर बच्चा 10वीं के बाद 11वीं में जाता है तो वो बहुत ज्यादा ऑप्शंस दिखने लगते हैं बच्चों को भटकने के। रितेश, आईआईटी में जाने के लिए कौन कौन से विषय की पढ़ाई करनी पड़ती है और उन विषयों को किस तरीके से पढ़ना चाहिए? जेई की परीक्षा में पीसीएम जो है मुख्यतः 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। इन 3 सब्जेक्ट पे क्वेश्चंस आते हैं और ये 3 प्राइम सब्जेक्ट्स हैं, तो जो कि हमारे वैसे भी 11th 12th में होते हैं ये सब्जेक्ट्स। अब बात आता है कि पढ़ा किस तरीके से जाए। जैसा कि हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे, हमारी एनसीईआरटी की किताब बेस किताब होती है हमारी, जिसको हम लोगों को फॉलो करना होता है। मगर उसके आगे तो सवाल जो दिए गए हैं उसको तो बनाना ही होता है, एनसीईआरटी में जो दिए गए सवाल हैं। उसके आगे भी कुछ साइड बुक्स या कुछ ट्यूटोरियल्स हम लोगों को और सॉल्व करने होते हैं। जैसे आईआईटी में आए गए पुराने सालों में जो प्रश्न आए हुए हैं वो करना, मॉक टेस्ट करना। तो मॉक टेस्ट हमारे होते हैं, जितने भी मॉक टेस्ट लिए जाते हैं, जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जेई में, वो सब करना। और इससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि एक डेली रूटीन फॉलो करना। तो बोर्ड की परीक्षा से डिफरेंट जेई की परीक्षा ये है कि यहाँ 10 लाख विद्यार्थी हैं और आपको टॉप 7,000 में आना है। ऐसा नहीं है 85% नंबर लाना है या 80% नंबर लाना है। यहाँ आपको कंपटीशन है दूसरे विद्यार्थियों से और आपको अपना बेस्ट देना है। आईआईटी ना सही, एनआईटी ना सही, ट्रिपल आईटी, बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं जहां आप दाखिला लेकर के बहुत कम पैसे में बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं और उसके बाद बहुत अच्छी नौकरी लेकर के निकल सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक अनुशासन भरा जीवन जो 2 साल का है, 11वीं 12वीं का, या रिपीट करके हम लोग 1 साल और अगर प्रिपेयर करते हैं, तो आईआईटी जेई की परीक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, पीसीएम, ये 3 सब्जेक्ट हैं जिन पे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि हमारे 11th 12th के सब बोर्ड एग्जामिनेशन का भी पार्ट होता है। तो यही होता है डिफरेंस। बस वही जो हम लोग मुखौटे वाली बात कर रहे थे कि थोड़ी डिफिकल्टी लेवल जेई के परीक्षाओं में थोड़ी ज्यादा होती है और इसीलिए हमें मेहनत करना होता है, एक रूटीन फॉलो करना होता है, एक डिसिप्लिन के साथ वो रूटीन फॉलो करना होता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा रूटीन बहुत ही डिफाइंड था। 6 से 8 घंटे प्रतिदिन मैं सेल्फ स्टडी करता था। जो पढ़ाई कोचिंग में पढ़ाई हो रही है उससे अलग 6 से 8 घंटा मेरा रूटीन होता था कि उतना पढ़ने के बाद, और इसका एक चेक पॉइंट भी है जो मेरे ख्याल से बच्चों को जरूर फॉलो करना चाहिए, आमतौर पे भी, अगर 10th क्लास में भी है, 9th क्लास में भी है, वो अपने लिए मैं पक्का फॉलो करता था। वो ये था कि रात में जब सोने जा रहे हैं उससे 2 मिनट या 3 मिनट पहले जैसे बेड पे जाके लेट गए तो एक बार सोचना जरूर चाहिए कि आज दिन में मैंने किया क्या है, कितनी पढ़ाई करी है। और जो खुद से आप बात करते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपके लिए सैटिस्फाइंग था या नहीं था, आपने दिन को पूरा इस्तेमाल किया या नहीं किया अपने गोल के लिए। और ये एक बहुत अच्छा फीडबैक होता है। आपके टीचर तो देते ही हैं, आपको भी बहुत अच्छा फीडबैक इससे मिलता है। तो ये मैं हमेशा करता था और जिस दिन मुझे लगता था कि नहीं मेरी मेहनत थोड़ी कम रही आज, अगले दिन उसकी भरपाई करने की कोशिश करता था। और ये मैंने एक गिल्ट बिल्कुल बिल्कुल गिल्ट की तरह, और ये मैंने लगातार फॉलो किया और जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। मेरा जो जेई में रैंक था वो 360वां पोजीशन था, 360 रैंक मुझे मिला था, जिससे मुझे आईआईटी दिल्ली में मुझे दाखिला मिला। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को। उसमें ये है कि जैसे मुझे आज भी याद है, एक न्यूटोनियन फिजिक्स जो इनिशियल चैप्टर्स होते हैं फोर्स वाले, उसका एक क्वेश्चन था जो मैं 40 मिनट से बना रहा था और वो बन ही नहीं रहा था, लगातार नहीं बन रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं। और मतलब मेरे साथ ऐसा स्टिक कर गया था वो क्वेश्चन कि फिर मैं फाइनली बाथरूम में गया, बाथरूम में बैठा था, तब भी मैं उस सवाल के बारे में सोच रहा था कि कैसे बनेगा। और बाथरूम में बैठे बैठे मुझे समझ में आ गया, अरे यार ये प्रोसेस मैंने नहीं किया है। जैसे ही तो फटाफट निकला, फटाफट कॉपी पेन लिया और सवाल बन गया। तो मतलब लिटरली आप कहीं भी जाते हैं जेई के प्रिपरेशन के दौरान, अगर आप सच में प्रिपेयर करें तो कुछ सवाल आपके दिमाग में हमेशा घूमते रहते हैं। सोते समय भी सपना भी ऐसे जो आप सवाल चैप्टर पढ़ रहे होते हैं उसी तरीके का आता है। बिल्कुल। और इतनी इस लगन से अगर किया जाए पढ़ाई तो डेफिनेटली एक अच्छा कॉलेज डेफिनेटली हम लोगों को मिल जाएगा। आईआईटी ना सही, ट्रिपल आईटी ना सही, एनआईटी, ऐसे बहुत अच्छे कॉलेज, प्रतिष्ठित
कॉलेज आज इंडिया में हैं, जो कम पैसे में आप इंजीनियरिंग पढ़ सकते हैं और एक बहुत अच्छी नौकरी लेकर के आप उससे जा सकते हैं। वाह, ये तो बहुत ही मजेदार अनुभव रहा। ये तो यूरेका वाली बात हो गई। बाथरूम बहुत ही बिल्कुल बढ़िया है सोचने के लिए, सोल्यूशन निकल ही जाता है कुछ कुछ। अच्छा, बिल्कुल मैं बिल्कुल। आगे ये जानना चाहूंगी रितेश आपसे कि आपने जब ग्रेजुएशन कर ली तो आपने बॉश नामक एक कंपनी को ज्वाइन किया, फिर वापस आके आपने अपनी कंपनी खोली और उसका नाम इकोविजन है। तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल। तो जैसे आईआईटी में तो एक कुछ और तथ्य मैं आईआईटी के बारे में एक बताना चाहता हूँ। तो जैसे जब मेरा सिलेक्शन हुआ आईआईटी में, तो जैसा कि आपको पता भी है, पूरा स्कूलिंग मेरा छपरा से हुआ था और हम लोग हिंदी में ही बात करते थे, अमूमन सब कुछ हिंदी में, पढ़ाया भी हिंदी में ही जाता था। अब आईआईटी एक ऐसी संस्था है जहाँ सब कुछ ही इंग्लिश में होता है, क्योंकि विदेशी छात्र भी आपके साथ बैठ करके पढ़ाई करते हैं। अलग अलग देशों से, साउथ इंडिया से बच्चे आते हैं जिनको हिंदी की समझ नहीं, इसलिए इंग्लिश एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होता है, पूरा क्लास अंग्रेजी में होता है। मेरा रैंक 360 था और मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने ली थी। और अपने पहले क्लास का अनुभव मैं बताना चाहता हूँ। तो मैकेनिकल में सबसे पहला रैंक मेरा ही था, मैंने ही ब्रांच ओपन किया था, मेरा फर्स्ट मतलब ऑलमोस्ट टॉपर वाला रैंक था। ओके। क्लास शुरू हुआ, 1.5 घंटे का क्लास था, 8 बजे, मुझे आज भी याद है, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2008 की बात है। क्लास शुरू हुआ और पूरा क्लास चला गया 1.5 घंटे का, और सब अंग्रेजी में, और मुझे कुछ भी समझ नहीं नहीं आया। आया। मैं हॉस्टल वापस गया और एकदम टेंशन में, और मेरे दोस्त वो सब जो आईआईटी के दोस्त थे वो आके बोले कि भाई क्या हो गया, क्यों परेशान हो यार तुम? तो हम बोले कि यार कुछ भी नहीं समझ में आया हमको, कि हम तो नोट्स भी नहीं लिख पाए, इतना तेज इंग्लिश में प्रोफेसर साहब बता रहे थे, ये समझ ही नहीं आया कुछ। तो आईआईटी की एक खास बात आपको मुझे बतानी है कि वहां प्रोफेसर्स और आपके जो दोस्त हैं, ये दोनों ही इतने सहायक होते हैं। मेरे दोस्त आकर के हमको बोले कि यार तुम क्या करते हो यार, मतलब तुम इतना अच्छा मैथ साइंस सब कुछ सीख गए कि एक लैंग्वेज ही तो सीखना है। और आईआईटी का एक अलग विंग है जो आपको हेल्प करता है ये सब पूरा स्किल डेवलप करने में। और ठीक 1 साल बाद मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी हो गई थी कि मैं इंग्लिश में प्रेजेंटेशन देता था ऑन स्टेज 500-600 लोगों के सामने, इस तरीके का हो गया था। तो एक इतना अच्छा इंस्टीट्यूशन है वो, जहां दोस्त और प्रोफेसर्स भी दोस्त बन जाते हैं और हर समस्या का समाधान वहां पे वो लोग करते हैं। तो इस तरीके की का लाइफस्टाइल वहां रहा है। लेट नाइट डिस्कशन, मतलब ऐसे मुझे याद है कि जेई के प्रिपरेशन तक हम लोगों को मना किया जाता था कि पढ़ो पढ़ो खेलो मत, और आईआईटी में जाने के बाद ये स्थिति हुई कि 5 बजे हमारे प्रोफेसर्स आके हम लोग को कहते थे कि हॉस्टल में दिखना नहीं है तुम लोग को, ग्राउंड पे जाओ, खेलो कूदो, कम से कम 3 घंटे 2 घंटे खेलना ही खेलना है। और वो माहौल हम लोग देख के हमको अपने पापा की बात याद आती थी कि कितना ज्यादा फन है पूरा वो कॉलेज लाइफ जो आईआईटी में हमने बताया है। एक बात आपने बहुत ही महत्वपूर्ण कही है, खासकर बिहार के बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ के बच्चों की अंग्रेजी थोड़ी कमजोर होती है। वो मैथ्स में शानदार प्रदर्शन करते हैं, उनका फिजिक्स बहुत अच्छा होता है, केमिस्ट्री भी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जब कम्युनिकेशन की बात आती है थोड़े से कमजोर पड़ जाते हैं। तो मुझे लगता है उनको बहुत ही आपकी बातों से आत्मबल मिला होगा। राइट। हाँ, तो ये इस तरीके से मैम चला था लाइफ। और जहां तक ये जो प्रश्न है मैम कि किस तरीके से बॉश और इकोवेशन की शुरुआत हुई, तो चौथे साल में जब इंजीनियरिंग खत्म होने वाला होता है 6 महीने पहले, तो आईआईटी में कंपनीज आ करके बच्चों का इंटरव्यू लेती है और उनको अपने जॉब अपॉर्चुनिटीज देती है। जैसे मैंने बताया, मेरा शुरू से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कार की तरफ अलग फैसिनेशन। तो जब बॉस आया तो मैंने बड़ी उम्मीद से उसमें एप्लीकेशन डाला, एक लंबा इंटरव्यू चला। हम लोग आईआईटी के दौरान भी एक रेसिंग कार बनाए थे अपने प्रोजेक्ट्स में। आईआईटी के अंदर आप अलग अलग प्रोजेक्ट करते हैं, तो उसमें एक रेसिंग कार भी बनाया था मैंने। तो उसके अराउंड बहुत सारे सवाल पूछे गए, मैंने अच्छे से जवाब दिया, तो मेरी नौकरी वहां लग गई। और बॉश में नौकरी करना बहुत ही फन था, क्योंकि मुझे वहां मौका मिला बहुत कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए, जहां मुझे मेरे 2 पेटेंट्स पे निकले वहां पे। और उसके बाद एक चीज जो मैंने आईआईटी में जाके रियलाइज किया था, स्पेशली छपरा से निकलने के बाद, कि अभी भी एजुकेशन इंडस्ट्री में बहुत बड़ा गैप है। अगर हम लोग बात करें कि दिल्ली के मदर्स इंटरनेशनल या हम लोग मॉडर्न स्कूल की बात करते हैं,
और वहीं अगर हम लोग छपरा में आकर के किसी स्कूल की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा बड़ा डाइवर्जेंस है। और ये मुझे दिख रहा था क्योंकि मैं जब वहां आईआईटी पहुंचा था तो खुद मुझे लग रहा था कि मैं कहा, मुझे बहुत कुछ नहीं आता है जहां वहां के बच्चों को बहुत कुछ आता है। और फिर मैं अपने पीछे देख रहा था कि बहुत सारे दोस्त मेरे जो अभी छपरा में हैं वो ये संघर्ष कर रहे हैं कि 11th-12th पास कैसे किया जाए, अभी भी 12th कैसे पास किया जाए। ये बहुत बड़ा ये गैप अभी भी। हाँ, और तो मैम इसके अराउंड मेरा बहुत ज्यादा मन था कुछ करने के लिए। एक तो सबसे पहले ये रिसर्च करने के लिए कि ऐसा हो क्यों रहा है, व्हाई दिस इज हैपनिंग, और क्या तकनीक का प्रयोग करके हम लोग ये दूरी को कम कर सकते हैं क्या। ये प्रश्न लेकर के मैंने फिर बॉस से नौकरी छोड़ी और 1 साल का रिसर्च आईआईटी के प्रोफेसर्स के साथ ही मिल करके किया, जहां कुछ चीजें हम लोगों ने सॉल्व करा। एक तरीके से प्रॉब्लम का जर क्या है वो हम लोगों को दिखना शुरू हुआ। एक तो ये है कि हमारे पास शिक्षक हैं, गुणवत्तापूर्ण मतलब क्वालिटी टीचर्स हमारे पास हैं, कम है, बट नंबर उनका बहुत कम है। और अगर उनको हम लोग देखें तो अमूमन अगर वो क्लासरूम मॉडल में पढ़ाएं तो 100 से 150 बच्चों को ही पढ़ा सकते हैं अगर बोर्ड पे पढ़ाएं। तो हम लोगों का प्रश्न ये था कि मतलब क्या किस तरीके से इनका रीच बढ़ाया जाए। और दूसरा ये था कि एजुकेशन को कंटेक्चुअलाइज किया जाए, कैसे जाए लोकल भाषा में, अगर एजुकेशन और समझाई जाए एग्जाम्पल, लोकल एग्जाम्पल से, तो बच्चे बहुत अच्छे से कैच करते हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स थी। और इसके सॉल्यूशन ढूंढने के क्रम में मेरा फ्रेंड अक्षत था, अक्षत के साथ हम लोगों ने ये पूरी शुरुआत करी थी। अक्षत और मैंने शुरू करा था इकोवेशन का जर्नी। तो अक्षत को मैं छपरा लेके गया था कि वहां का भी दिखाया जाए, क्योंकि हम लोग सारे अलग अलग रीजन को हम लोग स्टडी कर रहे थे कि कैसे होगा। और हम लोग 6 अक्षत दिल्ली के ही हैं, दिल्ली से ही पले बड़े हैं, वो दिल्ली आईआईटी के ही थे। तो उनको लेकर के हम छपरा गए कि चलो चलते हैं। वहां भी हम लोगों ने बहुत रिसर्च किया। एक दिन बहुत थके हुए थे हम लोग, तो कटनी चल रहा था मेरे गांव में। तो अक्षत को हम बोले कि तुम कभी देखे नहीं हो, चलो तुमको हम दिखा के लेके आते हैं कटनी। तो उसको लेके गए हम, और ये बात 2015 की हो रही है मैम। तो मतलब उस समय हम लेके गए अक्षत को, खेत वेत में हम लोग पगडंडी पे चल रहे थे। तब तक एक भैया थे, वो कटनी कर रहे थे और उनके फोन में बहुत तेज गाना बज रहा था। अच्छा। तो भोजपुरी गाना चल रहा था। तो हम जाके पूछे भैया से कि का भैया कौन गाना सुनता रहा। तो भैया बोले कि का है, ठीक नीवन लगा था, का तारा भेज दी तारा के कि आपको भेज दे क्या। तो हम बोले कि हाँ हाँ। तो बोले कि तनी अपना नंबरवा बोलबा, तो अपना नंबर बताइएगा। हम अपना नंबर बताए उनको, और 5 मिनट में वो गाना वो व्हाट्सएप कर दिए। और हम और अक्षत दोनों स्तब्ध खड़े थे 2015 में कि जिस आदमी को अपना नाम लिखने के लिए कहा जाए वो शायद नहीं लिख पाए, वो 5 मिनट में एक वीडियो आपको व्हाट्सएप कर दिया है। वो मोमेंट एक्चुअली यूरेका मोमेंट था। हम आके अपने दलान में बैठे और हम लोगों के दिमाग में बस एक सवाल था कि अगर ये जो भैया हैं इनको जाके हम लोग ये बोलें कि जिस फोन पे आप गाना सुन रहे हैं इसी फोन का इस्तेमाल करके आप अगर अपने बच्चे को दे दें या अपने भाई बहन को दे दें, तो क्या वो पढ़ के अपना भविष्य बना लेंगे। अगर ये बात बताया जाए उनको, तो क्या वो अपने भाई बहन को फोन नहीं देंगे क्या? बिल्कुल देंगे। और जिस तरीके से इंटरटेनमेंट, जिस तरीके से व्हाट्सएप, जिस तरीके से फ्लिपकार्ट जैसे या जो ई कॉमर्स जैसे चीजें गांव गांव तक पहुंच गई है, क्या उस तकनीक का इस्तेमाल करके शिक्षा को गांव गांव तक नहीं पहुंचाया जा सकता है क्या? घर घर तक नहीं पहुंचाया जा सकता है क्या? बिल्कुल पहुंचाया जा सकता है। और वही वो टाइम था जब हमने सोचा कि एक सोशल लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाते हैं, जहां पे हर बंदा जहां भी है इससे कनेक्ट होके पढ़ सकता है। और उसी का रूप इकोवेशन है, और उसी से उन्नयन भी निकला है, जहां हम लोगों ने उन्नयन की भी शुरुआत बिहार सरकार के साथ मिलकर के बिहार में करी थी। और आज के डेट में ऐसा है कि लगभग 50 लाख से ज्यादा विद्यार्थी इसका लाभ उठा रहे हैं, और लगभग 10,000 से ज्यादा शिक्षक इस पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हर तरफ से मदद करते हैं हम लोगों को बच्चों के सवाल को। और ये जो इकोवेशन है, इसका कोई मीनिंग है क्या? बिल्कुल मैम। तो इकोवेशन, इकोलॉजी, नॉलेज और इनोवेशन से मिल करके हम लोगों ने बनाया था। 3 वर्ड्स को मर्ज करके हमने बनाया था, जहाँ पे इंश्योर हो कि पूरे हम लोग इकोसिस्टम में एक नॉलेज का वेव फ्लोट करेंगे। उस मकसद से इकोवेशन शुरू किया गया था, जहाँ क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल इंश्योर हो। ये पर्पस के साथ इस नाम को हम लोग दिए थे अपने ऑर्गेनाइजेशन को। बहुत ही इनोवेटिव है नाम भी। नितेश,
आपके पास एक बहुत ही शानदार अनुभव है। आपने जिस संस्थान से पढ़ाई की, उसी संस्थान में दोबारा आप वापस जाकर कोर्स डिजाइनिंग कर रहे हैं। कैसा लगता है हाँ अपने ही एल्मा मेटर जाना? मैम, काफी अच्छा अनुभव होता है क्योंकि जब ये एक चेकलिस्ट था हम लोगों के लिए भी, जिस मंच पे हम लोगों को पढ़ाया जाता था वहां वापस जाने का मौका मिलता है और वापस उस तरीके के प्रोफाइल को बनाया जाता है। तो मैम यहाँ भी तो ना सिर्फ स्कूली शिक्षा में, इंजीनियरिंग एजुकेशन में भी चैलेंजेस अपने अपने हैं, जहाँ पे हर कॉलेज बराबर नहीं है, हर जगह एक क्वालिटी का इशू रहता है। तो क्वालिटी एजुकेशन वहां भी वो भी गैप इंश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए ये इनिशिएटिव आईआईटी, इनफैक्ट मिनिस्ट्री द्वारा, एमएचआरडी और आईआईटी द्वारा ही ये डिसीजन लिया गया था कि इकोवेशन जैसे प्लेटफॉर्म पे ऐसा प्रोग्राम शुरू किया जाए जहां इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को भी फायदा मिले। और इसी क्रम में हम लोग ये कर रहे हैं जहां बच्चे कोर्सेस करके और इस लेवल पे पहुंच जाए जहां उनको नौकरियां मिलनी शुरू हो जाए, क्योंकि अभी भी कुछ कॉलेजेस में ऐसी गैप्स हैं जहां डिग्री करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल पाती है। तो क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इंजीनियरिंग के हो सकते हैं जो वो सीख करके वो नौकरी पा सके? यही हम लोगों का मकसद है मैम उन सारे प्रोग्राम से। एंड वी आर वेरी थैंकफुल, हम लोग थैंकफुल हैं उन सारे प्रोफेसर्स के जिन्होंने हमारा सहयोग दिया है इस तरीके के प्रोग्राम बनाने में, जहां लोग आईबीएम और गूगल जैसे संस्थान में प्लेस भी हो रहे हैं हमारे कोर्सेज को करके मैम। तो एक बहुत अच्छा अनुभव है हमारे लिए। Congratulations. थैंक यू मैम। जाते जाते मैं चाहूंगी आप बच्चों को एक मैसेज दे दें। उन्हें तो वैसे भी आपसे बात कर, आपकी बातें सुनकर उन्हें बहुत अच्छा लगा होगा। एक मैसेज आपकी ओर से। प्यारे बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट बात हम बोलेंगे क्योंकि खुद भी हम बिहार से आते हैं, आप सब बिहार में रह के और आसपास के क्षेत्रों में मुझे देख रहे हैं। जैसा मैंने सबसे पहले बात बोला था कि आज भारत विकासशील देश है, इसको विकसित बनाने के लिए हमें शिक्षा ही आधारभूत स्तंभ है और हम लोग ही इस परिवर्तन को ला सकते हैं। इस चीज को समझते हुए अपनी शिक्षा पे विशेष ध्यान दीजिए और कोशिश करिए कि बेहतर से बेहतर कॉलेज में दाखिला पा करके आप भले ही इंजीनियरिंग में जाएं, भले ही मेडिकल संस्थान में जाएं, भले ही लॉ के कोर्सेज करें, भले ही आर्मी में जाएं, हर जगह आपको एक क्वालिटी अचीव करना है। तो इसलिए आज से ही, भले ही हम 8वीं 7वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं किसी भी स्टैंडर्ड में हो, जब जागे तब सवेरा वाली पॉलिसी अपनाइए। उसके लाइव एग्जाम्पल हैं हम। 6ठी 7वीं 8वीं का रिपोर्ट कार्ड उठा के देखिएगा तो आप हंसिएगा मेरा। तो वही, आप जब जागिएगा तब वो उम्मीद आप अपने में पैदा कर सकते हैं और उसको रिजल्ट में आप परिवर्तित कर सकते हैं। तो आज से सेल्फ डिसिप्लिन लाइए अपने अंदर, खेलिए कूदिए मगर पढ़िए भी उतना ही और एक बेहतर रिजल्ट ला करके दीजिए, क्योंकि इससे आपके माँ बाप, आपके समाज, आपके शहर, आपके राज्य, आपके देश का नाम रोशन होगा। ये जरूर करिए। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर संदेश, जब जागो तब सवेरा। बिल्कुल, क्योंकि जब तक हम सोए होते हैं हमें पता ही नहीं होता है कि हमें जाना कहाँ है, कौन सा करियर चुनना है, कौन सी राह हमें सफलता की ओर ले जाएगी। आप बहुत व्यस्त हैं, इसके बावजूद हमारे लिए समय निकाला, बच्चों से बात की, बच्चों को संदेश दिया। मुझे लगता है बच्चे बहुत ही लाभान्वित हुए होंगे। आपने समय निकाला इसके लिए रितेश, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू मैम। बच्चों, आज हमारे बीच एक और मेहमान है। आपके मन में बहुत ये चल रहा होगा, कोटा जाना चाहिए, कहीं पे कोचिंग करना चाहिए, तभी तो इंजीनियरिंग में प्रवेश पाना पॉसिबल है। कोई बात नहीं, इन सभी भ्रांतियों को दूर करने के लिए हमारे बीच आईआईटी के प्रथम वर्ष के छात्र देबुमॉय देव मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे उनकी जिंदगी के बारे में कि उन्होंने किस तरीके से आईआईटी दिल्ली में अपना दाखिला लिया। देबुमॉय, आपका लक्ष्य कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हम जानना चाहेंगे आपसे, आपके मन में इंजीनियर बनने का ख्याल कब आया और आपने कैसे शुरुआत की थी, क्योंकि आप भी तो छपरा के ही हैं। जी,
अगर देखा जाए तो मतलब ऐसा मेरा कोई प्लान पहले से था नहीं। जब मैंने 10वीं पास किया तो मैंने बोकारो साइड में मैंने बहुत सारे स्कूल में ट्राई मारा था। फिर मैंने सब जगह का एक्सपीरियंस लेके देखा कि नहीं, मतलब बाहर जाने से एक चीज होता है कि फैमिली सपोर्ट्स और थोड़ा मेंटल डिप्रेशन टाइप्स आने लगती है। मैंने ये देखा और मुझे लगा कि नहीं, मैं इसके लिए नहीं बनाऊं कि बाहर जाके पढ़ाई करूं। तो मैंने उस टाइम सोचा कि यहीं पे करके देखते हैं, और अपना ऐसे मेहनत तो सबको करना पड़ता है कहीं ना कहीं, तो मैं यहीं पे रह के मेहनत करूंगा और देखा जाता है क्या होता है। एंड होपफुली आई एम देयर नाउ इन आईआईटी। तो एग्जैक्टली आपने आईआईटी में प्रवेश के लिए तैयारी कब शुरू की थी? किस साल में आप? 10वीं के बाद, 10वीं के बाद। अच्छा, तो 10वीं के बाद जब आपने शुरुआत की, चूंकि आपने कोई कोचिंग में नहीं एडमिशन लिया था, आप कोटा जैसी जगह में भी नहीं गए थे, तो आपने तैयारी कैसे शुरू की थी? जी, उस टाइम हमारे शहर में एक छोटा सा मतलब एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है खुला था, जिनमें दो भाई थे जो दोनों आईआईटीएन थे। तो मुझे पता चला कहीं से, जी हाँ, यहाँ पे खुल रही है, तो मैंने सोचा चलो देखा जाए, ट्राई किया जाए। तो मैंने वहां गया और मुझे अच्छी लगी, मुझे लगा कि जी हाँ, मैं यहाँ पे भी रह के कर सकता हूँ अगर मैं मेहनत किया तो। और जस्ट वहां पे रह के मैंने एक तरह से प्रोसेस बनते गया, एक सिलसिला होते गया, पढ़ाई का चालू हो चुका था। और मैंने मेहनत किया, नो डाउट मेहनत किया दिन रात, और हो गया। नहीं, असल में बच्चे तो जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने कोई कोचिंग जी, नहीं की, तो सारा कुछ आपने खुद जी, से लिया। तो आपने जरूर कुछ हाँ, रूटीन बनाया होगा कि मुझे फिजिक्स जी, इतने समय तक पढ़ना चाहिए, जी, या फिर मुझे केमिस्ट्री पे इतना समय, या मैथ्स में इतना देना जी, चाहिए। जी। देखिए, हम नॉर्मल बच्चों के लिए, मतलब ऐसे छपरा वाले बच्चों के लिए आईआईटी एक बहुत बड़ी ख्वाब होती है, सबसे पहली बात। मैं जब 10th पे करता था तो मुझे आज पता भी नहीं था कि आज से 4 साल बाद मैं यहाँ पे होऊंगा। मैंने ये सोच के ट्राई स्टार्ट नहीं किया था। हाँ, जब स्टार्ट किया तब शुरुआत में दिक्कत आई थी, काफी ज्यादा दिक्कत आई थी। ऐसा हुआ था कि मुझसे हो भी नहीं रहा था, तो एक टाइम के लिए ऐसा हुआ था कि मैं छोड़ दूं सब कुछ। बट माता पिता, यही इसीलिए मैंने बोला, जो मम्मी पापा का सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है। उन लोगों ने सपोर्ट किया, ये दिलासा दिलाया जी हाँ, तुझसे हो सकता है। मैं उसके बाद मैंने सोचा जी हाँ, मैं 10th में भी अच्छा रिजल्ट के साथ पास हुआ था, तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो है मेरे में, और जो क्वालिटीज मेरे में है उसको मैं मैंने उसको मैं प्रयास करता हूँ खुद में शामिल करने का। जैसे कि मैंने क्या किया कि एक टाइम टेबल बनाया। जैसे मुझे होता है कि मैं रात को ज्यादा अच्छे से पढ़ पाता हूँ, तो मैंने बोला ठीक है, इसी को ज्यादा अच्छे से करते हैं, रात को ज्यादा टाइम देते हैं, दिन में थोड़ा रेस्ट करते हैं, सोते हैं। तो जैसे कि ये था कि मैथ में प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी होती है, तो मैथ में मेरा सबसे ज्यादा टाइम जाता था शुरुआत में 11 में। जैसे कि 3-4 घंटे कम से कम मैथ में जाती थी। फिर केमिस्ट्री नो डाउट इजी होती है थोड़ी सी, लेकिन मुझे शुरुआत में केमिस्ट्री थोड़ा सा हार्ड लगता था, क्योंकि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स होता है। तो केमिस्ट्री 2-3 घंटे, और अगर देखा जाए फिजिक्स, तो फिजिक्स मुझे शुरुआत से ही अच्छी लगती थी। फिजिक्स में 2-3 घंटे में हो जाती थी। शुरुआत में मैं 11 में काफी ज्यादा मेहनत किया, ऑलमोस्ट दिन में 11-12 घंटे तक भी पढ़ा हूं मैं। तो वही, और 11 की मेहनत ही मुझे रंग लाई। जब 12 में मैं गया तब मुझे लगने लगा हाँ, ये राह आसान हो सकती है आगे जाके, क्योंकि मैं मेहनत इतना कर चुका था कि मैं यूज्ड टू हो गया था इसके। देवोमय, आप आज ऐसी जगह पे हैं जहाँ जाने का सपना लाखों बच्चे देख रहे हैं, तो वहाँ का माहौल कैसा लगता है आपको अभी? आ, एक छोटे शहर से अगर मैं वहां पे जाऊं, अगर देखूं उस चीज को, तो नो डाउट किसी को भी उस टाइम खुद की आंखों पे विश्वास नहीं ही होगा। आ, सबसे पहले इतने बड़े क्लासरूम्स, इतने बड़े लाइब्रेरी, इतनी बड़ी हॉस्टल्स, कॉलेज लाइफ बहुत फैसिनेटिंग लगती है, नो डाउट। बट हाँ, एक चीज वही है कि आईआईटी जाना जिंदगी का आरंभ नहीं है, और आईआईटी जाने के बाद जिंदगी का अंत भी नहीं। अभी सबको आगे और बहुत, मतलब इस कॉलेज में भी पास करना पड़ेगा, बीटेक का डिग्री लेना पड़ेगा। तो नो डाउट अभी अभी आगे बहुत कैरियर बची हुई है, तो मैं वही प्रयास कर रहा हूँ, वहां पे भी जाके अच्छा परफॉर्म करूँ 4 साल के बाद, ताकि मैं अपना जो फ्यूचर्स गोल है उस पर भी फोकस कर सकूं। बिल्कुल, ये बहुत अपने अच्छी बात कही, क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है कि एक बार आईआईटी क्रैक हो जाए बस मजे ही मजे। ऐसी कोई बात नहीं है, आपको उसके बाद भी शायद जी, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। जी, देखिए, मतलब मेन बात, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि सभी बच्चों को, सारे बच्चों का अपना अपना जोनर होता है। हम्म, अगर कोई बच्चे मान लेते हैं कि आईआईटी गए, और ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे जाके वो फेल होने लगते हैं, तो ये मैटर नहीं करता है कि आप आईआईटी चले गए हैं या फिर आईआईटी नहीं गए हैं। मैटर ये करता है कि आप किसी चीज को मतलब कितने दिल से ले रहे हैं। मतलब किसी भी चीज को अगर आप लव करने लगेंगे तो मतलब तो वो पा ही लेते हैं, नो डाउट, इसमें कोई ये नहीं है।
वही अब देखा जाए कि अगर स्टीव जॉब्स जैसे एक बड़ी हस्ती है, बच्चे देख सकते हैं इंटरनेट पे जाके, कोई अगर कॉलेज से ड्रॉप आउट ना लिए होते तो आज वो स्टीव जॉब्स नहीं बने होते। तो आपको क्या करना है, अपना पैशन फॉलो करना है, नो मैटर्स वेदर यू माने आप आईआईटी में जा रहे हैं या आप आईआईटी में नहीं जा रहे। पैशन फॉलो करना बहुत जरूरी है। अच्छा रितेश, आप बहुत ही छोटी जगह से बहुत बड़ी जगह चले गए हैं, तो कुछ चैलेंजेस भी तो बहुत आए होंगे, क्या आप शेयर करना चाहेंगे कुछ चैलेंजेस वहाँ के? मैं देवोमय हूँ, सॉरी। या हेलो। हाँ देवोमय। या चैलेंजेस किस रिस्पेक्ट में? जैसे हर तरीके से, जहाँ वहाँ की भाषा की, वहाँ पे बच्चे जो हैं आपसे कितना इंटरव्यू किए? जी देखिए, आईआईटी एक ऐसी संस्था है जहाँ पे आपको एक चीज तो कभी फील नहीं होगी कि आप कभी डाउनवर्ड फील करोगे, लेकिन हाँ, अगर आप खुद के अंदर से ये बना लीजिए जो आपको कुछ नहीं आता है, तब आपको कोई और कुछ नहीं कर, कोई और आपको मोटिवेट भी नहीं कर सकता। जैसे कि मेरे साथ हुआ था, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी उतने अच्छे से, तो मुझे लगता था हाँ इस फलाने बच्चे को इंग्लिश आती है काफी अच्छा। जी, लेकिन वो चीज को जैसे मैंने एक स्ट्रगल के तौर पे लिया और उसमें मैंने काम शुरू किया धीरे धीरे। तो धीरे धीरे जैसे मुझे आती भी नहीं थी तब भी मैं टूटी फूटी इंग्लिश बोलता था, तो धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि हाँ मैं कंफर्टेबल हो चुका हूँ थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलने में। देवोमय, आप हमसे बातचीत किए, जाते जाते मैं आप चाहूंगी कि आप बच्चों को कुछ संदेश दें, कुछ मैसेज दें अपना। जी देखिए, सबसे पहले तो जो भी बच्चे अपना पढ़ाई कर रहे हैं, आप सबसे पहले एक दिमाग में एक ब्रॉड गोल बनाइए। मतलब गोल कैसा भी हो सकता है, मान लीजिए वो बहुत बड़े भी हो, क्योंकि ड्रीम देखना कभी बुरा नहीं होता है। और आप उसके बाद क्या कीजिए, आप अपना देखिए आप कहाँ पे कमजोर है और कहाँ पे आप मजबूत है। जिस पक्ष में आप कमजोर है उसको थोड़ा ठीक करके उसको मजबूत बनाइए, और जहाँ पे आप मजबूत है उसको इतना फोर्स कीजिए कि वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाए, ताकि आप जो चाहते हैं वो कर सके। क्योंकि नो मैटर्स मैटर नहीं करता है कि आप आईआईटी जाते हैं या फिर नहीं जाते हैं। दुनिया में सारे लोग आईआईटी नहीं जाते, और इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में सारे लोग सक्सेसफुल नहीं होते, बहुत लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो क्योंकि यही चीज है, सारे लोग अलग अलग जोनर के हैं, सब किसी का माइंड लेवल अलग है, किसी का कुछ अलग कैली है, कोई खेल में अच्छा होता है। तो आप केवल अपना पैशन देखिए और लाइफ में आगे बढ़िए, बस इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत अच्छी बात आपने कही कि पैशन को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आदमी अगर पैशन को फॉलो करे, जैसा कि एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि सपने ऐसे देखो कि वो आपको सोने ना दे, और उस तरीके से अगर हम अपने सपनों को चेज करें तो सफलता जरूर ही हमारे कदमों को चूमेगी। आपने हमसे बातचीत की, आप हमारे लिए समय निकाले। देवोमय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। आज जब सूरज निकलता है तो देश में विकास के लिए हर दिन एक नया सवेरा लेकर आता है। दिन ब दिन भारत नई मंजिलों की तरफ अपने मजबूत कदम बढ़ा रहा है, और विकास के इन बढ़ते कदमों के साथ एक चीज और है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, और वो है विकास में देश के सभी वर्गों की भागीदारी। आजादी से पहले देश में आर्थिक आजादी की नींव तब पड़ी जब सन 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। तभी से लेकर आज तक देश की आर्थिक व्यवस्था को सशक्त बनाना एवं उसके लाभ जनमानस तक पहुंचाना ही आरबीआई का प्रमुख उद्देश्य रहा है। किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था तभी मजबूत होती है जब हर वर्ग विकास की राह पे कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, और इसी विकास की गंगा को घर घर पहुंचाने के लिए वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में आरबीआई ने भारत सरकार के साथ मिलकर कई क्रांतिकारी कदम उठाए, ताकि बैंकिंग से वंचित रह गए जनमानस को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके।
और इनसे बहुत हद तक फायदा हुआ। लेकिन इन प्रयासों को वास्तव में गति तब मिली जब बैंकिंग के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का उदय हुआ। आरबीआई ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से बैंकिंग सुविधा को बढ़ावा देने के लिए बीसी मॉडल की घोषणा की, जिससे कमर्शियल बैंक्स द्वारा दूर दराज क्षेत्रों में बिजनेस करेस्पॉन्डेंट नियुक्त किए गए और उससे जन्म हुआ कहीं भी कभी भी घर बैठे बैंकिंग का। इन बातों का असर कुछ यूं हुआ कि बैंकिंग पॉलिसी में एक मूलभूत तब्दीली आई। बैंकर्स का वित्तीय समावेशन को लेकर दृष्टिकोण बदला और उन्हें इसमें एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नजर आई। एक तरफ टेक्नोलॉजी की मजबूत बुनियाद पे सभी 6 लाख गांवों को फाइनेंशियल सर्विसेज से जोड़ा जा रहा था। वहीं आर्थिक साक्षरता को बढ़ावा देते हुए गांव कस्बों में कैंप्स लगा कर लोगों को बेसिक बैंकिंग से जुड़ने पर होने वाले लाभों की जानकारी भी दी जा रही थी। बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहकों की समस्याओं का भी पूरा ख्याल रखा गया और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गईं। वित्तीय समावेशन मुहिम के बुनियादी ढांचे की रूपरेखा भी वक्त के साथ और बेहतर होती गई। दशकों की मेहनत के चलते देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन का ढांचा अब एक विकसित रूप ले चुका था। वित्तीय समावेशन की कोशिशों को एक मजबूत साथ तब मिला जब देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 15 अगस्त 2014 के दिन देशवासियों के लिए एक अनमोल तोहफा पेश किया। इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। भारत सरकार की इस लोकप्रिय योजना को संपूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए ये जरूरी है कि खाताधारी इन खातों का प्रयोग करे। खातों के प्रयोग से ही जहां गरीबों को सस्ती बैंकिंग सुविधाएं मिलेंगी, वहीं बैंकों की आमदनी भी बढ़ेगी। फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम और पीएमजेडीवाई को मिलाकर पिछले कुछ वर्षों में देश में 35 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए। अब ये हम सब की जिम्मेदारी है कि ये खाते न सिर्फ ऋण, जमा, पेंशन, इंश्योरेंस आदि प्राप्त करने का एक माध्यम बने, बल्कि खाताधारियों के लिए तमाम सरकारी सुविधाओं का द्वार खोलने का कार्य करें। हमारे नौजवानों में उसके हाथ में हुनर हो, काम करने का अवसर हो, तो एक आधुनिक हिंदुस्तान खड़ा करने की उसमें ताकत होती है। सर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लोन ले रहा हूँ, इस उम्मीद से कि मेरी स्किल मुझे कामयाबी दिलाएगी। क्यों नहीं, तुम्हारा खाता और तुम्हारा हुनर दोनों की कद्र होगी। लीजिए सर, मैसेज भी आ गया। बधाई हो। थैंक यू सर। हमारी कल और आज की कोशिशें रंग लाईं तो वाकई भारत का आने वाला कल बहुत सुनहरा होगा। बहुत कुछ किया जा चुका है, बहुत कुछ करने की मंशा है। आइए सब मिलकर भारत को अधिक समृद्ध और विकसित बनाने की राह पर साथ चलें।
करेंसी नोटों की ये कहानी, हो कहाँ से आया, किसने बनाया, किसने सजाया, किसने छपाया, पास तुम्हारे कैसे आया, कैसे आया। जो है सरकार का बैंक, जो है बैंकों का बैंक, जो है सरकार का बैंक, जो है बैंकों का बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक कहलाया, भारतीय रिजर्व बैंक कहलाया। उन्हें मिली थी जिम्मेदारी मुद्रा स्थिर रखने की, सदा देश के हित में ही मुद्रा और ऋण के परिचालन की। हो, उन्हें मिली थी जिम्मेदारी मुद्रा स्थिर रखने की, सदा देश के हित में ही मुद्रा और ऋण के परिचालन की। प्रयत्न उनका रहता है विकास में सबको शामिल करना, उत्पादन गतिविधियों के लिए रोजगार उन्मुख क्षेत्रों में ऋण प्रवाह हो निरंतर। सुनो बंधुओं, रिजर्व बैंक की यही कहानी। सुनो बंधुओं, रिजर्व बैंक की यही कहानी। वित्तीय स्थिरता कायम रखना ध्येय है ये उनका, आपकी पूंजी सुरक्षित रखना लक्ष्य है ये उनका। वित्तीय स्थिरता कायम रखना ध्येय है ये उनका, आपकी पूंजी सुरक्षित रखना लक्ष्य है ये उनका। कीमतों को स्थिर रखने की हर कोशिश करते हैं वो, परिवार के भविष्य की खातिर निवेश कर सकते हो तुम, योजना बना सको तुम। सुनो बंधुओं, रिजर्व बैंक की यही कहानी। ओ सुनो बंधुओं, रिजर्व बैंक की यही कहानी। से जिम्मेदार बनाना यही प्रयास है रहता उनका, वित्तीय समावेशन हो। बच्चों को वित्तीय रूप से जिम्मेदार बनाना यही प्रयास है रहता उनका, वित्तीय समावेशन हो। देश के घर घर में न केवल बैंक का खाता खुले, किंतु खाते से जुड़ी वित्तीय सेवाएं मिले। पैसा भेजना, उधार लेना, सारी सुविधाएं मिले।
विदेशी मुद्रा की जरूरतें पूरी कर सकते हैं। देश में बढ़े व्यापार और निवेश, दैनिक लेन देन के लिए कुशल व्यवस्था करना, यही है लक्ष्य उनका, यही है लक्ष्य उनका। सुनो बंधुओं, रिजर्व बैंक की यही कहानी। ओ सुनो बंधुओं, रिजर्व बैंक की यही कहानी।